इस करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 14 अगस्त तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। साथ ही गाइस, इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स PDF, वीकली PDF, मंथली PDF और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस PDF चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें, इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा PDF कंटेंट है वो हम आपको 1 साल तक प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, SSC, रेलवे या स्टेट PCS, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारा PDF कंटेंट काफ़ी यूज़फुल है। तो कोई भी अगर आपका डाउट है हमारे इस PDF कोर्स से संबंधित तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। हमेशा की तरह सबसे पहले आज का क्वेश्चन देखेंगे, जिसका आंसर आपको अभी कमेंट बॉक्स में करना है। What is the seventh satellite system that makes up India's version of the American GPS is called? अमेरिकी GPS के भारतीय संस्करण को बनाने वाली 7 उपग्रह प्रणाली को क्या कहा जाता है? ऑप्शंस देख लेते हैं। नेवसी, नेविक, इंडिया नेवसी या फिर नेविगेशन इंडिया। तो जल्दी से आंसर कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। और इसी तरह क्वेश्चन यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमें टेलीग्राम पर फॉलो कर लीजिए। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। Which country won the 2023 Men's Asian Champions Trophy defeating Malaysia? किस देश ने मलेशिया को हराकर 2023 पुरुष एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी जीती है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर ऑप्शन ए, इंडिया। आपको जानना चाहिए, बात हो रही है 2023 मेंस एशियन चैंपियंस ट्रॉफी की। ये 7th एडिशन रहा है मेंस एशियन चैंपियंस ट्रॉफी का, और इसमें एशिया की जो 6 बेस्ट हॉकी टीम्स हैं उन्होंने पार्टिसिपेट किया है। इस इवेंट को एशियन हॉकी फेडरेशन द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया चेन्नई, तमिलनाडु में। आपको जानना चाहिए, इससे पहले चेन्नई साल 2007 का जो मेंस हॉकी एशिया कप है इसे भी होस्ट कर चुका है। बात करते हैं इसके रिजल्ट की। तो इस चैंपियनशिप को भारत ने जीता है, मलेशिया को फाइनल में 4-3 से हराया है। आपको बता दें, भारत ने ये इवेंट चौथी बार जीता है। इस फाइनल इवेंट को मेयर राधाकृष्णन स्टेडियम चेन्नई में खेला गया। अगर हम अवार्ड्स की बात करें तो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भारत के मनदीप सिंह रहे हैं। गोलकीपर ऑफ द टूर्नामेंट रहे किम जय हयोन। लीडिंग गोल स्कोरर भी हरमनप्रीत सिंह रहे हैं 9 गोल के साथ। कंफ्यूज मत होइएगा, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट मनदीप सिंह, लीडिंग गोल स्कोरर हरमनप्रीत सिंह। इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहे हैं अब्दुल शाहिद। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इन 6 टीम्स ने पार्टिसिपेट किया है। इंडिया के आगे लिखा है H&C यानी कि होस्ट एंड चैंपियन। Which boat club emerged victorious in the 69th edition of the Nehru Trophy boat race held on Punnamada Lake in Kerala's Alappuzha district? केरल के अल्लापुझा जिले में पुन्नमदा झील पर आयोजित नेहरू ट्रॉफी बोट रेस के 69वें संस्करण में कौन सा बोट क्लब विजयी हुआ? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी है, पलाथुरुती बोट क्लब। आपको जानना चाहिए, नेहरू ट्रॉफी बोट रेस, इसका नाम आप सभी ने सुना होगा। तो ये हाल ही में क्या ये होती ही इस जगह है, केरल का जो एलेप्पी डिस्ट्रिक्ट है, जिसे अलापुझा भी बोलते हैं, ऑफिशियली अलापुझा बोलते हैं, और एलेप्पी तो आपने नाम सुना ही होगा। तो केरल के एलेप्पी में पुन्नमदा लेक है, यहाँ पर ये नेहरू ट्रॉफी बोट रेस हर साल होती है और इस बार 69th एडिशन रहा है और इसे जीता है वियपुरम चुंदम, ये स्नैक बोट का नाम है, और इसको चलाया गया पल्लाथुरुथी बोट क्लब के द्वारा। तो इस बोट क्लब ने ये इवेंट जीता है
और लगातार चौथी बार इस क्लब ने जीता है। 2018, 2019 और 22 में भी ये इवेंट इन्होंने ही जीता था। 20 और 21 में नहीं हुए थे कोविड के कारण। इस बोट रेस को इनोग्रेट किया गया था 1952 में प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, और उन्हीं के नाम की ट्रॉफी भी इस इवेंट में दी जाती है जो विनर होता है। विच स्टेट असेंबली हैज़ पास्ड अ रेजोल्यूशन अर्जिंग द सेंटर टू चेंज द नेम ऑफ द स्टेट? किस राज्य की विधानसभा ने एक प्रस्ताव पारित कर केंद्र से राज्य का नाम बदलने का आग्रह किया है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन ए, केरल। आपको जानना चाहिए केरल असेंबली ने एक रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया है जिसमें इन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट की है कि केरल राज्य का नाम बदलकर केरलम किया जाए सभी लैंग्वेजेस में। इस रेजोल्यूशन को मूव किया गया चीफ मिनिस्टर पिनरई विजयन द्वारा। इन्होंने ही सेंट्रल गवर्नमेंट से राज्य का नाम केरलम करने की गुजारिश की है सभी लैंग्वेजेस में, इंक्लूडिंग 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। पर ये सरकार के हाथ में नहीं है, राज्य सरकार के हाथ में केवल ये है कि रिक्वेस्ट कर सकता है। बाकी जो नेम चेंज करने का कार्य है वो आर्टिकल 3 और 4 के तहत एक पार्लियामेंट्री अप्रूवल के जरिए होता है। इससे पहले हमने देखा कि उड़ीसा स्टेट का नाम बदलकर उड़ीसा हो गया, और इसकी लैंग्वेज भी जो उड़िया कहते थे वो ओडिया हो गई है। Where were India's first agriculture data exchange ADX and agriculture data management framework ADMF launched? भारत का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज और कृषि डेटा प्रबंध फ्रेमवर्क कहाँ लॉन्च किया गया? सही आंसर ऑप्शन डी, हैदराबाद। आपको जानना चाहिए तेलंगाना आईटी एंड इंडस्ट्रीज मिनिस्टर केटी रामाराव, इन्होंने इंडिया का फर्स्ट एग्रीकल्चर डेटा एक्सचेंज ADX एंड एग्रीकल्चर डेटा मैनेजमेंट फ्रेमवर्क ADMF हैदराबाद में लॉन्च किया है। जैसा कि नाम से ही आप समझ पा रहे हैं, ADX यानी कि एग्रीकल्चर डेटा एक्सचेंज, यहाँ पर एग्रीकल्चर सेक्टर से संबंधित जो भी डेटा है वो एक डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के तौर पर डेवलप किया गया है, और इस सिस्टम को स्टेट गवर्नमेंट ने, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस ने मिलकर बनाया है। दोनों ही जो ये ADX है और ADMF है, ये जो भी स्टार्टअप्स हैं या फिर इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनको एग्रीकल्चर डेटा प्रोवाइड कराता है। Which bank has emerged as the top performer among public sector lenders in loan and deposit growth during Q1 of fiscal year 24? फिजिकल 24 के दौरान, फिजिकल 24 के फर्स्ट क्वार्टर के दौरान ऋण और जमा वृद्धि में सार्वजनिक क्षेत्र के ऋणदाताओं में कौन सा बैंक शीर्ष प्रदर्शनकर्ता के रूप में उभरा है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र। देखिए, बात हो रही है फिजिकल 24 यानी कि जो भी चल रहा है इसका जो फर्स्ट क्वार्टर है उसकी बात हो रही है, यानी कि अप्रैल मई जून की बात हो रही है। तो इन 3 महीने में किस बैंक ने सबसे ज़्यादा लोन दिया है और सबसे ज़्यादा डिपॉजिट ग्रोथ किस बैंक की हुई है उस बारे में बात कर रहे हैं। तो इसमें टॉप पर है बैंक ऑफ महाराष्ट्र। तो यहाँ पर जो ग्रोथ देखने के लिए मिली है 24.98% की देखने के लिए मिली है डिपॉजिट ग्रोथ, और जिन्होंने लोन दिया है वो लगभग 1,75,676 करोड़ रुपए तक का दिया है जून 2023 के अंत तक। इसके बाद यूको बैंक है जहाँ पर 20.70% ग्रोथ देखी गई। उसके बाद बैंक ऑफ बड़ौदा है 16.80% के साथ, और इंडियन ओवरसीज़ बैंक ये चौथे नंबर पर है 16.21% ग्रोथ के साथ। वहीं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो कि हमारे देश का लार्जेस्ट लेंडर है ये 5वें नंबर पर रहा है 15.08% डोमेस्टिक एडवांसेस ग्रोथ के साथ। अगर हम रिटेल एग्रीकल्चर MSME लोन्स की बात करें तो इसमें भी बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने हाईएस्ट ग्रोथ देखी है 25.44% की। इसके बाद पंजाब एंड सिंध बैंक है 19.64%, फिर पंजाब नेशनल बैंक है 19.41% के साथ। द नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल NCLT रिसेंटली ग्रांटेड अप्रूवल फॉर द मर्जर ऑफ विच 2 कंपनीज? नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ने हाल ही में किन 2 कंपनियों के विलय को मंजूरी दी है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन डी है, जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेस एंड सोनी इंडिया। देखिए, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल यानी कि NCLT की मुंबई बेंच ने हाल ही में जो मर्जन होने वाला है जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेस एंड जापानीज एंटरटेनमेंट मेजर सोनी इंडिया का जो टेलीविज़न बिजनेस है, तो इन दोनों के बीच का जो मर्जर है उसका जो रास्ता है वो साफ कर दिया है, क्लियर कर दिया है। और इसी के साथ ये हमारे देश का लार्जेस्ट टीवी नेटवर्क कंपनी बन जाएगी विद 26% मार्केट शेयर, और इसकी वैल्यू हो जाएगी लगभग $10 बिलियन के आसपास। आपको बता दें मर्जर 2021 में
अनाउंस किया गया था, लेकिन उसके बाद से जो है कई सारे कारणों की वजह से ये डिले होता चला गया। तो मर्जर किसका होगा? जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेस एंड सोनी इंडिया। What was the growth rate of the Index of Industrial Production (IIP) in June 2023? जून 2023 में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक की वृद्धि दर कितनी रही? सही आंसर ऑप्शन बी है 3.7%। आपको जानना चाहिए नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस (एनएसए) द्वारा एक डेटा जारी किया गया। इसमें बताया है जो जून 2023 के महीने में इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन रहा, ये 3.7% से ग्रू किया है। और अगर हम इसे कंपेयर करें महीने में, तो मई में 5.3% से ग्रो देखने के लिए मिली थी। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स का जो आउटपुट है ये 3.1% से बढ़ा है। माइनिंग आउटपुट का 7.6% से बढ़ा है। जो इंडेक्स ऑफ मैन्युफैक्चर ऑफ फार्मास्यूटिकल्स, मेडिसिनल, केमिकल एंड बोटेनिकल प्रोडक्ट्स है, इनमें सबसे ज़्यादा वृद्धि देखने को मिली है 16.8%। अगर हम बात करें इस इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की, तो ये अप्रैल से जून 2023 के महीने में 4.5% से इसने ग्रो किया है। और अगर हम इसको कंपेयर करें सेम महीने से 2022 के, तो पिछले बार जो है 12.9% किया था। विच स्टेट लॉन्च्ड इंदिरा गांधी स्मार्टफोन स्कीम? किस राज्य ने इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना शुरू की? तो यहाँ से तो ऑप्शन ही एलिमिनेट हो जाएगा। ऑप्शन ए गोवा है, बीजेपी की सरकार, तो ये नहीं होगा। पंजाब आपकी सरकार है। डी है मध्य प्रदेश, बीजेपी की सरकार है, ये भी नहीं होगा। सी है राजस्थान, कांग्रेस की सरकार, तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, राजस्थान। देखिए, राजस्थान में चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत ने इंदिरा गांधी स्मार्टफोन स्कीम लॉन्च की है जयपुर में। इसी स्कीम के तहत राज्य में 1.3 करोड़ महिलाओं को फ्री स्मार्टफोन्स दिए जाएंगे और 3 साल का डेटा फैसिलिटी भी उसमें प्रोवाइड किया जाएगा। तो फर्स्ट फेज़ में जो स्मार्टफोन्स हैं, ये जो क्लास 9 से 12 तक की जो बच्चियाँ हैं जो गवर्नमेंट स्कूल्स में हैं उनको दिया जाएगा। कॉलेज स्टूडेंट्स को, सिंगल वीमेन एंड विडोज़ को दिया जाएगा। जो भी ऐसी वीमेन हैं जो 100 डेज़ कार्य कर चुकी हैं महात्मा गांधी नरेगा के तहत और 50 डेज़ अंडर इंदिरा गांधी अर्बन एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, उनको भी इस फर्स्ट फेज़ में इंक्लूड किया जाएगा। अपनी चॉइस का स्मार्टफोन ले सकती हैं और इसके लिए 6,800 रुपये 6800 रुपये डीबीटी के माध्यम से इनके ई वॉलेट में डिपॉजिट किया जाएगा ताकि स्मार्टफोन्स ले सकें, सिम ले सकें। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ डिसॉल्व्ड ऑल द पंचायत समितिस, जिला परिषद्स एंड ग्राम पंचायत्स विद इमीडिएट इफेक्ट इन द स्टेट? किस राज्य सरकार ने राज्य की सभी पंचायत समितियों, जिला परिषदों और ग्राम पंचायतों को तत्काल प्रभाव से भंग कर दिया है? सही आंसर ऑप्शन ए, पंजाब। आपको जानना चाहिए पंजाब गवर्नमेंट ने हाल ही में जितने भी पंचायत समितिज़ हैं, जिला परिषद हैं, ग्राम पंचायत हैं, उनको तत्काल प्रभाव से डिसॉल्व कर दिया है। आपको बता दें राज्य में पंचायत समितिज़ एंड जिला परिषद के इलेक्शन 25 नवंबर को होने हैं, वहीं ग्राम पंचायत के इलेक्शन 31 दिसंबर को होने हैं। एक और फैसला जान लीजिए पंजाब कैबिनेट के बारे में। पंजाब कैबिनेट ने अनाउंस किया है कि सभी डिस्ट्रिक्ट में जो लीडिंग पार्क हैं वहाँ पर शहीद स्मारक बनेगा। पंजाब की बात करते हैं, कैपिटल चंडीगढ़ है, चीफ मिनिस्टर भगवंत मान है, गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित है। वेयर वॉज द नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन नालंदा बुद्धिज्म इनोग्रेटेड? राष्ट्रीय नालंदा बुद्ध धर्म सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया? सही आंसर ऑप्शन डी है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ बुद्धिस्ट स्टडीज, लेह। देखिए, लद्दाख में लेफ्टिनेंट गवर्नर ब्रिगेडियर डॉक्टर BD मिश्रा, इन्होंने एक दिन की नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन नालंदा बुद्धिज्म को इनोग्रेट किया है लेह के सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ बुद्धिस्ट स्टडीज़ में। आपको बता दें इस कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज किया गया इंडियन हिमालयन काउंसिल ऑफ नालंदा बुद्धिस्ट ट्रेडिशन, लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन एंड ऑल लद्दाख गोनपा एसोसिएशन के द्वारा। इस कॉन्फ्रेंस का मकसद रहा कि जो नालंदा बुद्धिज्म है और जो इसके 4 मेजर ट्रेडिशंस हैं, नींगवा, साक्या, कागुड़ एंड गेलुप्पा, इसकी जो हिस्ट्री रही है, जो फिलोसफी रही है, उसके बारे में डिस्कस करना। विच सिटी इन गुजरात विटनेस द फाउंडेशन स्टोन लेइंग ऑफ द इफ्को नैनो DAP लिक्विड प्लांट? गुजरात के किस शहर में इफ्को नैनो DAP लिक्विड प्लांट की आधारशिला रखी गई? सही आंसर ऑप्शन डी है, गांधीधाम। देखिए, यूनियन होम मिनिस्टर एंड मिनिस्टर ऑफ कॉर्पोरेशन अमित शाह, इन्होंने गुजरात के गांधीधाम में इफ्को नैनो DAP लिक्विड प्लांट की आधारशिला रखी है। इस मौके पर इफ्को के जो चेयरमैन हैं दिलीप संघानी, ये भी मौजूद रहे।
आपको बता दें जो इफ़को डीएपी लिक्विड है ये ग्राउंड के अंदर नहीं जाता है बल्कि क्रॉप पर ही क्रॉप के टॉप पर ही रहता है, जिसके कारण जो डीएपी है उसको क्रॉप जो है पूरी तरह से यूटिलाइज कर पाती है और लैंड जो है प्रिजर्व रहती है। ये वाटर को पोल्यूट नहीं करता है और प्रोडक्शन बढ़ाता है और जो प्राइस है उनको अफोर्डेबल रखता है। गवर्नमेंट की जो सब्सिडी बर्डन है उसको रिड्यूस करता है, इंपोर्ट को रिड्यूस करता है। साथ ही आपको जाना चाहिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने संत रविदास टेम्पल को इनोग्रेट किया है हाल ही में बाटुमा मध्य प्रदेश में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में भारतीय वस्त्र एवं शिल्प कोष अ रिपोजिटरी ऑफ टेक्सटाइल्स एंड क्राफ्ट्स इस ई पोर्टल को भी लॉन्च किया है। इस ई पोर्टल को डेवलप किया नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी एंड मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स ने मिलकर। इसका मकसद क्या है? टू क्रिएट अ कॉम्प्रिहेंसिव कैटलॉग ऑफ इंडियाज डाइवर्स क्लोथिंग ऑन अ सिंगल प्लेटफॉर्म। Who was honored with the Lifetime Achievement Award at the inaugural RICS South Asia Awards? RICS दक्षिण एशिया पुरस्कार में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? सही आंसर ऑप्शन सी है, सुभाष रोनवाल। देखिए सुभाष रोनवाल जो कि चेयरमैन है रेलवन इस रियल इस्टेट कंपनी के, इन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है RICS साउथ एशिया अवार्ड्स में। RICS मतलब रॉयल इंस्टीट्यूशन ऑफ चार्टर्ड सर्वेयर्स। ये एक ग्लोबल इंडस्ट्री बॉडी है जिसमें कि देश के काफ़ी सारे प्रोफेशनल्स शामिल हैं। Who has been awarded the Tech Startup of the Year at the 13th Annual Entrepreneur India Awards? 13वें वार्षिक उद्यमी भारत पुरस्कार में टेक स्टार्टअप ऑफ द ईयर से किसे सम्मानित किया गया है? सही आंसर यहाँ ऑप्शन डी रहेगा, जियो हैप्टिक। देखिए जियो हैप्टिक को टेक स्टार्टअप ऑफ द ईयर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अवार्ड दिया गया है 13th एनुअल एंटरप्रेन्योर इंडिया अवार्ड्स के तहत। देखिए जो ये हैप्टिक है ये क्या करता है? ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स बनाता है, सिस्टम बनाता है, जैसे चैटबॉट हो गया, व्हाट्सएप चैटबॉट हो गया, या फिर कोरोना के टाइम पर कई तरह की हेल्पलाइन थी चैटबॉट के जरिए, वो चैटबॉट हो गए। ठीक है, तो चैटबॉट का इनका बिजनेस है ताकि जो कस्टमर है वो अपने अप्लाइंसेस के साथ या एप्लीकेशंस के साथ जो है मतलब बातचीत कर सकें। आकृति वैश्य जो हैप्टिक की CEO एंड को फाउंडर है। India's first post office near LOC has been inaugurated in which district of Jammu and Kashmir? LOC के पास भारत के पहले डाकघर का उद्घाटन जम्मू और कश्मीर के किस जिले में किया गया है? सही आंसर ऑप्शन सी, कुपवाड़ा। देखिए इंडिया का जो फर्स्ट पोस्ट ऑफिस है इसका नाम पिन कोड है 193224। ये किशनगंगा रिवर के तट पर स्थित है जो कि डिफैक्टो लाइन ऑफ कंट्रोल यानी कि LOC जम्मू एंड कश्मीर के कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में है। माफ़ कीजिए कंफ्यूज कर दिया आपको। देखिए जम्मू एंड कश्मीर के कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में जो किशनगंगा रिवर है इसके तट पर स्थित है इंडिया का फर्स्ट पोस्ट ऑफिस और इसका पिन कोड है 193224। अब यहाँ पर बीच में लिखा है डिफैक्टो लाइन ऑफ कंट्रोल यानी कि डिफैक्टो LOC। तो डिफैक्टो का मतलब क्या होता है? डिफैक्टो का मतलब होता है कि जिसे आप पहले से ही किसी चीज़ को मानते हुए आ रहे हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि उसको ऑफिशियली डिक्लेयर किया गया या फिर कोई लॉ बनाया गया है तभी आप मानेंगे। शुरू से परंपरा रही है कि वही मानी जा रही है। तो यहाँ पर डिफैक्टो LOC मतलब एक ऐसी जगह है यहाँ पर, मतलब जम्मू एंड कश्मीर जो हमारी LOC है पाकिस्तान के साथ, ठीक है, उसके बारे में बात करें कि जो डिफैक्टो LOC है यानी कि जो भारत पाकिस्तान के बीच की जो डिवाइड है जिसे हम पहले से मानते आ रहे हैं, ठीक है, और ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि वो ऑफिशियल है या फिर लीगल है, तो उसको बोलते हैं डिफैक्टो। आइए आपको बात समझ में। तो LOC के पास ये पोस्ट ऑफिस है, ये इंडिया का फर्स्ट पोस्ट ऑफिस डिक्लेयर किया गया है जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में। अब तक इसको जो है लास्ट पोस्ट ऑफिस बोलते थे, लेकिन अब इसका जो साइन बोर्ड है वो चेंज करके कर दिया है फर्स्ट पोस्ट ऑफिस ऑफ इंडिया, क्योंकि फर्स्ट वन है फ्रॉम द LOC और बॉर्डर इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस। तो बॉर्डर से ये पहला है इसलिए इसको फर्स्ट पोस्ट ऑफिस ऑफ इंडिया बोला गया है। पहले क्या बोलते थे इसको? लास्ट पोस्ट ऑफिस ऑफ कंट्री। अच्छा, इसी तरह का एक इनिशिएटिव अप्रैल के महीने में भी किया गया था बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। ये बात है माणा विलेज की जो कि उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में है। तो इसको बोला जाता था लास्ट विलेज ऑफ इंडिया, लेकिन अब इसका नाम चेंज करके क्या कर दिया गया है? फर्स्ट इंडियन विलेज, फर्स्ट विलेज ऑफ इंडिया माना। ये गांव है इंडो तिब्बतन बॉर्डर पर उत्तराखंड में। Who inaugurated the National Conference on the Electronic Resources in Medicine Consortium, empowering libraries for digital health transformation? डिजिटल स्वास्थ्य परिवर्तन के लिए पुस्तकालयों को सशक्त बनाने पर चिकित्सा में
इलेक्ट्रॉनिक संसाधन कंसोर्टियम पर राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? सही आंसर ऑप्शन डी है भारती प्रवीण पवार। देखिए डॉक्टर भारती प्रवीण पवार जो कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है, इन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन द इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्सेज इन मेडिसिन कंसोर्टियम इंपावरिंग लाइब्रेरीज फॉर डिजिटल हेल्थ ट्रांसफॉर्मेशन, इसको इनोग्रेट किया है नेशनल मीडिया लाइब्रेरी दिल्ली में। साथ ही आपको जानना चाहिए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने राइजिंग इंडिया सी शक्ति, ये एक तरह का फंक्शन रहा, इसमें अपनी मौजूदगी दर्ज कराई, ये न्यू दिल्ली में रहा और इस इवेंट को ऑर्गेनाइज किया गया नेटवर्क 18 के द्वारा। How many police personnel have been awarded the Union Home Minister's Medal for Excellence in Investigation for the year 2023? वर्ष 2023 के लिए कितने पुलिसकर्मियों को जांच में उत्कृष्टता के लिए केंद्रीय गृह मंत्री पदक से सम्मानित किया गया है? सही आंसर ऑप्शन बी है 140। देखिए यूनियन होम मिनिस्टर्स मेडल फॉर एक्सीलेंस इन इन्वेस्टिगेशन साल 2023 के लिए 140 पुलिस पर्सनल को दिया गया है, जिनमें कि 22 विमेन पुलिस ऑफिसर्स भी शामिल हैं। इस मेडल को कॉन्स्टिट्यूट किया गया था साल 2018 में विद द ऑब्जेक्टिव टू प्रमोट हाई प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन ऑफ क्राइम एंड रिकॉग्नाइजेस एक्सीलेंस इन इन्वेस्टिगेशन, और ये हर साल 12 अगस्त को दिया जाता है। SEBI reduced the approval validity period for alternative investment funds and venture capital funds making overseas investments from 6 months to 4 months. SEBI ने विदेशी निवेश करने वाले वैकल्पिक निवेश कोष और वेंचर कैपिटल फंड के लिए अनुमोदन वैधता अवधि 6 महीने से घटाकर 4 महीने कर दी है। राइट आंसर इज ऑप्शन सी। देखिए सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी कि सेबी, इसने क्या किया है, जो अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स हैं EIFs और वेंचर कैपिटल फंड्स हैं जो ओवरसीज़ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो उनको एक प्रायर अप्रूवल लेनी पड़ती है। तो ये जो वैलिडिटी है इस अप्रूवल पीरियड की, वो पहले 6 महीने थी लेकिन अब 4 महीने कर दी गई है। ठीक है, अगर ये जो 4 महीने का भी टाइम है यदि अनयूटिलाइज जाता है तो ये टाइम जो है किसी और एप्लीकेंट को दे दिया जाएगा। अच्छा, हाल ही हमने सेबी का एक और महत्वपूर्ण ऑर्डर देखा था कि जो IPO आता है किसी कंपनी का तो फिर उसके बाद वो स्टॉक मार्केट में लिस्ट हो जाती है, तो जो लिस्टिंग टाइम है उसको T+3 कर दिया है, यानी कि 3 दिन लगेंगे। IPO जिस दिन आपका क्लोज हुआ उसके बाद से 3 दिन है ना, और अब पहले कितना था 6 डेज लगते थे। T+6, T मतलब इशू +6 यानी कि और उसमें 6 डेज, अब कितना कर दिया है 3 डेज, T+3 यानी कि T इशू डेट +3। Which airline recently unveiled their new logo named The Vista? हाल ही में किस एयरलाइन ने अपना नया लोगो द विस्टा लॉन्च किया है? सही आंसर ऑप्शन ही है एयर इंडिया। देखिए एयर इंडिया ने हाल ही में अपना नया लोगो लॉन्च किया है जिसका नाम है द विस्टा। आपको बता दें ये जो पुराना लोगो है इनका रेड स्वान यानी कि लाल रंग का जो हंस है, और उसमें उसके अंदर जो है ऑरेंज कलर के स्पोक्स होते थे, जैसा आप नीचे देख पा रहे होंगे सबसे नीचे। ठीक है, तो इसको रिप्लेस कर रहा है। ये जो पुराना लोगो था इनका, ये इंस्पायर्ड था किससे? अशोक चक्र से। तो अब जो नया लोगो है ये इंस्पायर्ड किससे है? पीक ऑफ द गोल्ड विंडो फ्रेम। गोल्डन कलर की जो विंडो है उसका जो फ्रेम होता है, जैसा कि आप एयर इंडिया के ऊपर देख रहे हैं, ये फ्रेम है ना, नीचे दो इनको कंपेयर किया हुआ है ना, पहले वाला तो नया है एयर इंडिया, इसके ऊपर फिर एक विंडो का फ्रेम बना हुआ है गोल्ड कलर का, और जो नीचे वाला है ये इनका पुराना लोगो है एयर इंडिया। तो जो लोगों के रिव्यूज़ आए हैं उन्हें तो जो ओल्ड वाला है वही पसंद आ रहा है, पहले वाले में कुछ खास दिलचस्पी नहीं दिखी है, पर कंपनी ने बनाया है तो कुछ सोच कर बनाया होगा, कुछ इसके पीछे उन्हें कुछ लगा होगा कि हाँ अच्छा है। ठीक है, कंपनी का ये कहना है कि जो है नया लोगो है ये असीमित संभावनाओं को दर्शाता है, प्रोग्रेसिवनेस को दर्शाता है, और फ्यूचर में जो हम आगे बढ़ रहे हैं उसके लिए हमारा हम कॉन्फिडेंट हैं इसको दर्शाता है। और इस लोगो को डिज़ाइन किया है फ्यूचर ब्रांड ने, ये डिज़ाइन फर्म है इसके द्वारा डिज़ाइन किया गया है। एयर इंडिया की बात करें, न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर्स है और इसकी मालिक है टेलिस प्राइवेट लिमिटेड जो कि फुली ओन सब्सिडरी है टाटा सन्स की। एयर इंडिया के CEO एंड MD हैं कैम्पबेल विल्सन। प्रीवियस असाइनमेंट क्वेश्चंस के आंसर देखेंगे। विच ऑर्गेनाइजेशन रिलीजेस फूड प्राइस इंडेक्स? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। इन विच स्टेट इज द संजय डोगरी टाइगर रिजर्व सिचुएटेड? मध्य प्रदेश। India and ADB signed a $295 million loan to upgrade state highways in which state? Bihar.
When will India's restrictions of imports of laptops, PCs, tablets, and servers go into effect? Answer is 1st November 2023. Central government has approved the establishment of a new seaport in Kulasekarapatinam in तमिलनाडु। आप में से कई स्टूडेंट्स ने बिल्कुल सही आंसर किया है। इसी तरह से आप पार्टिसिपेट करते रहिए। चलिए आज के असाइनमेंट क्वेश्चन हम देखेंगे। द Tatmadaw is the military of which country? Ambuja Cements is owned by which company, who has been appointed as the captain of Bangladesh one-day international cricket team, replacing Tamim Iqbal? RBI raised per transaction limit for UPI Lite to rupees from existing 200 rupees to promote digital transactions. Russia's space agency Roscosmos launched the Luna 25 to the moon from which spaceport in the country's far east region? अच्छा, जो ये क्वेश्चन है ना, ये थर्ड वाला, इस तरह के क्वेश्चन लगते तो हल्के हैं, लेकिन ये क्वेश्चन जो है महत्वपूर्ण होते हैं। मैंने एक दो एग्ज़ाम में देखा है, जब किसी क्रिकेट टीम का कोई नया कैप्टन बनता है तो वो एग्ज़ाम में पूछा गया है। जब वेस्ट इंडीज के कैप्टन बनाए गए थे निकोलस पूरन, तब क्वेश्चन आया था एक एग्ज़ाम में। ठीक है, तो इसी तरह से ये क्वेश्चन भी जो है महत्वपूर्ण रहते हैं अगर किसी देश का कैप्टन बन रहा है या कोई स्टेप डाउन कर रहा है। तो इन पांचों क्वेश्चन के आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। यदि आपको एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है तो भी आप हमें अवश्य ही बताइएगा। साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विज़ हम आप सभी के लिए डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों, हमारे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको आप जरूर देखें। अपने दोस्तों के साथ, फेलो एस्पिरेंट के साथ हमारे करंट अफेयर्स को आप शेयर जरूर करें। आज का ये सेशन आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। थैंक यू गाइस।